2023 में दमदार परफॉर्मेंस के बाद 2024 में भी रियल्टी शेयर उड़ान भरने की तैयारी में दिख रहे हैं। नए साल के पहले हफ्ते में ही रियल्टी शेयरों ने शानदार जोश दिखाया है, लेकिन क्या ये जोश पूरे साल बरकरार रहेगा? और सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि रियल एस्टेट जो इंडेक्स है 15 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है और तमाम रियल एस्टेट शेयर, चाहे वो मिड कैप हो चाहे वो दिग्गज हो, आज जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो आज मार्केट गपशप में हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और चलिए शो की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मजबूत बुनियाद दमदार रिटर्न। तो 2023 का साल रियल एस्टेट शेयरों के नाम रहा। डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो या फिर थोड़े से छोटे स्टॉक शोभा, ब्रिगेड, कोल्टे पाटिल या फिर पूर्वांकरा, जबरदस्त तोड़ फोड़ हमने तेजी देखी है। और प्री सेल्स के जो आंकड़े आए वो बहुत अच्छे थे। कंपनियों के जब नतीजे आए वहां पर भी हमने अच्छी खासी रौनक देखी और रियल एस्टेट में पैसे लगाने वाले माला माल हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट के जो निवेशक हैं कम से कम इस स्थिति में जरूर पहुंच गए होंगे कि इन शेयरों के मुनाफे से अपना घर भी बुक कर चुके होंगे। जी हां, तो मार्केट गपशप में आज इस मुद्दे पर हम थोड़ी सी ज्यादा जांच पड़ताल करेंगे। रियल एस्टेट की जो रियल पिक्चर है उसको समझेंगे और अभी मौके आपके लिए कहां पर बन रहे हैं ये भी समझेंगे। वैल्यूएशन की तस्वीर को समझेंगे, क्या वैल्यूएशंस थोड़े महंगे तो नहीं हो गए। इस पर खास रिसर्च लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे और साथ ही रियल एस्टेट को लेकर आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे आज ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के डॉक्टर आशीष माहेश्वरी। आज के हमारे खास मेहमान आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 89 स्वदेश पर। शो की शुरुआत करें उसके पहले एक छोटी सी जानकारी। रियल एस्टेट जो शब्द है अस्तित्व में पहली बार इसके इस्तेमाल अगर हम इतिहास को खंगालेंगे तो 1660 के आसपास का मिलता है। रियल यानी कि वास्तविक, एस्टेट मतलब कि बहुत ही ग्रैंड वाली फीलिंग, यानी कि रियल एस्टेट को लेकर जो दिलचस्पी है ना, मतलब नया नहीं है। घर तो सभी का सपना होता ही है और रियल एस्टेट उसी को रिफ्लेक्ट करता है, आपके सपने को। और आज मॉडर्न डे में ये स्टॉक्स ट्रेड होते हैं और उसके जरिए आप पैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर रियल एस्टेट कंपनीज के लिए डिमांड कैसी है, ट्रिगर्स क्या हैं, और ये रिसर्च लेकर शरद तैयार हैं। शरद बताइए, किस तरह की डिमांड है इस वक्त रियल एस्टेट को लेकर? जी बिल्कुल, रियल एस्टेट की डिमांड जो है बहुत स्ट्रांग है। स्पेशली जो कंसोलिडेशन देखने हमें मिला था रेरा के कारण पिछले 4 से 5 साल में, तो उसका बेनिफिट्स देखने मिल रहा है। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स हैं उनमें जो है ऑफ कोर्स बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। एनसीआर रीजन ले लीजिए, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ले लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में जो है यहाँ पे डिमांड देखने मिल रही है। ओवरऑल इन्वेंट्रीज भी कम है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़े जा रही है। एंड ऑफ कोर्स थोड़े प्राइसिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 7 बड़े शहर, इनके बारे में बात करें तो घरों की बिक्री ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा बढ़ गई है 2023 में। और मुंबई मेट्रोपॉलिटन में तो रिकॉर्ड 1.5 लाख घर जो है, लाख घर की जो है बिक्री हुई है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा आ रहा है। पुणे में 87,000, सोच सकते हैं पुणे सेकंड लार्जेस्ट निकला। वही 7 बड़े शहरों में लगभग देखा जाए तो 4.5 लाख नए घर के लॉन्चेस हुए हैं। और जो नए लॉन्च के सालाना आधार पर 25% का उछाल देखने मिला है। तो लॉन्चेस भी बढ़ोतरी हो रही है, डिमांड में भी स्ट्रेंथ आ रहा है। और वही चीज़ हमने निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी उसकी तेज़ी में देखी। तो घरों की कीमतें बढ़ रही हैं, नए लॉन्चेस हो रहे हैं और उसका फायदा मिल रहा है रियल एस्टेट सेक्टर को। लेकिन अभी वैल्यू कहाँ पर है? हम देख रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर दाम बढ़ रहे हैं, डिमांड का भी ट्रिगर है। चाहे एमएमआर यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन हो, दिल्ली एनसीआर हो या फिर बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे जो शहर है वहाँ पर लगातार हम मजबूती देख रहे हैं। लेकिन आशीष जी, तोड़ फोड़ तेजी हम कहेंगे रियल एस्टेट में, और मतलब जो बड़े टिकट साइज वाले घर हैं ना वो भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी जो लॉन्च कर रही है या फिर डीएलएफ जो लॉन्च कर रहे हैं, मतलब वहां से किसी तरह की सुस्ती के संकेत नहीं है। एक टाइम था कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर डिमांड बड़ी रोबस्ट रहती थी, लेकिन अब तो जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां भी डिमांड बड़ी दमदार है। और आप ये बताइए सर कि 2023 में जिस तरह के धमाकेदार रिटर्न दिए हैं रियल एस्टेट शेयरों ने, क्या आपने इसकी उम्मीद की थी क्या?
जी, कोविड का एक खराब साल यदि निकालते तो इनफैक्ट उसके बाद से हमने देखा है कि इस पूरे सेक्टर में काफी निवेशकों का भी रुझान रहा है और रियल इन्वेंट्री का भी सेल काफी रोबस्ट रहा है। अब 4-5 रीजन है यदि उस पे नजर डालें कि क्यों बुलिश रहना चाहिए रियल एस्टेट पे। सबसे पहले तो जो इसका हमारी जो जीडीपी है उसमें करीब 7-8% का कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट अभी तक करता आ रहा है। और 2030 तक ये कंट्रीब्यूशन बढ़ के 15% हो जाने वाला है। तो यदि आप $5 ट्रिलियन की जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए बहुत सिग्निफिकेंट शेयर इसमें रियल एस्टेट सेक्टर का रहेगा। तो इसके अलावा यदि इनके सारे इंडिविजुअल्स पे देखें, तो सारे जो ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, जो लिस्टेड हैं, सबके अपने-अपने टारगेट सेगमेंट है, अपनी-अपनी यूएसपीज़ है, जिसमें वो काम करते हैं। इसके अलावा जो हाई डिस्पोजेबल इनकम ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या बेंगलुरु में बढ़ रही है, अक्रॉस द बोर्ड बढ़ रही है, चाहे वो अहमदाबाद, सूरत हो या ईस्ट के मार्केट हो, सभी तरफ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, जिसका सबसे बेनिफिट रियल एस्टेट को इसलिए जाएगा क्योंकि लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे हम मारुति 800 से बढ़ के अब सब एसयूवीज की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही रियल एस्टेट में 1 बीएचके के जो जिनके पास घर थे वो 2 बीएचके, 2 से 3 बीएचके और 3 बीएचके से इंडिपेंडेंट हाउसेस की तरफ जा रहे हैं। तो उस सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी क्योंकि एस्पायरेशन लेवल लोगों का डिस्पोजेबल इनकम के साथ में हमेशा बढ़ता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स हैं रेरा के आने के बाद में वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो एक्चुअल होम यूजर्स हैं वो उनके ही घर खरीद रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कोई भी जो भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं अभी एट दैट इस साल में रिकॉर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। मतलब 7 से 10 प्रोजेक्ट चाहे सदर्न प्लेयर हो या नॉर्दर्न प्लेयर हो उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। तो अल्टीमेटली वो सारा सेल्स में रिफ्लेक्ट करने ही वाला है। तो मुझे लगता है इतने सारे रीजन हैं जिसके कारण से रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी दिख रही है क्योंकि कैश फ्लो नजर आ रहे हैं अगले कुछ सालों में इन कंपनियों के, और जहां पे कैश फ्लो नजर आते हैं तो वहां डिमांड उन स्टॉक्स की बनने ही वाली है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे बुलिश व्यू रखने में हेल्प कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर। तो रियल एस्टेट में कंपनीज की कैश की ऐश हो रही है, और जब कैश हो तो फिर कमाई ज़रूर होगी, इसकी तो गारंटी कम से कम बन ही जाती है। चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। और आशीष जी, आप कह रहे हैं कि चूंकि इतने सारे ट्रिगर्स हैं, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं जो इस पूरे के पूरे सेक्टर को ड्राइव कर रहे हैं, तो आज हमारी कोशिश ये होगी ना कि आज जो शेयर आप छांट के बताएंगे, हम भरोसे के साथ ये कह पाएंगे अपने दर्शकों को कि अगर आप उनको रखते हैं थोड़े लंबे समय तक, तो अगले 3-4 साल में कम से कम एक इतना अमाउंट तो आपके पास हो ही जाएगा कि एक बढ़िया घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट का कम से कम जुगाड़ हो जाए। आज हमारी कोशिश ये होगी और उसी के अराउंड आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार जरा आगे बढ़ने से पहले शरद से एक और छोटी चीज समझ लेते हैं। चूंकि इतनी बड़ी तेजी हो चुकी है, तो दर्शकों के मन में कहने की एक कशमकश होती है, एक असमंजस की स्थिति होती है कि क्या इस भाव पर भी पैसे लगाएं या ना लगाएं। क्योंकि अगर आप साल भर में डीएलएफ जैसे दिग्गज को देखेंगे तो डीएलएफ डबल हो गया है, बाकी की तो आप छोड़ दीजिए, डीएलएफ जैसा अगर दिग्गज डबल हो जाए तो मायने रखता है ये। शरद, वैल्यूएशन की पिक्चर क्या कह रही है? क्या वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, थोड़े से महंगे हो गए हैं, कॉशन बरतने की सलाह संकेत दे रहे हैं? आपने सही कहा, एक रनअप जो है ऑलरेडी हमने देखा है और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं इस साल भी 2024 में भी देख रहे हैं निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, लगभग 4% ऊपर 2024 में भी दे रही है। लेकिन याद रखिए ये साइकिल्स लंबे होते हैं और जो 12 मंथ टारगेट की जो रिटर्न प्राइसेस होते हैं जनरली जो ब्रोकरेजेस देते हैं वो 12 महीने के लिए देते हैं। तो इस जो लास्ट 12 मंथ्स में जो मूवमेंट्स देखने मिली है रियलिटी स्पेस पे वो बहुत तेज़ी थी। अगर आप बड़े प्लेयर्स की बात करें, छोटे प्लेयर्स की बात करें या मझले प्लेयर्स की, सब में एक अच्छी मोमेंटम आई है। कुछ स्टॉक्स हैं जिसके 12 मंथ फॉरवर्ड पी जो है हम लोग देख सकते हैं कि उस पर देख सकते हैं हायर साइड पे कौन कौन है। डीएलएफ 57 टाइम्स पे है, वही गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूड स्टॉक्स है, ऑलमोस्ट 60 के पी के ऊपर है। मैक्रोटेक 49 टाइम्स पे है और इत्यादि आप देखें तो फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट सब 35 के ऊपर जो है ट्रेड करे पी पे 12, और ये 12 मंथ फॉरवर्ड पी पे है। ऑफकोर्स जो रिटर्न पोटेंशियल आएगा अब सब वो नेगेटिव में आएगा। आप देख रहे होंगे वो नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव इसलिए है क्योंकि सारा रनअप ऑलरेडी देखा गया है, तो थोड़ी शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकती है। ये सब जो है पूरे कह सकते हैं एनालिस्ट का मानना है, ब्लूमबर्ग
कि जो हमने सर्वे निकाली उससे हमें ये पता चला है। बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए वैल्यूएशन स्ट्रेच तो ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन याद रखिए एक मोमेंटम होती है, एक रियल एस्टेट की एक साइकिल होती है, तो साइकिल जो होती है कभी लंबी होती है, तो ये जो एनालिस्ट का मानना है कि ये साइकिल भी शायद लंबे अवधि तक जा सकती है, तो उसके कारण जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ फ्लो रहने वाला है, स्पेशली अभी क्योंकि प्री सेल्स अपडेट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं Q3 के। ठीक है, प्री-सेल्स पर भी नज़र रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अच्छी चीज़ महंगी होती है, ये भी थ्योरी बाजार में काम करती है। अब फटाफट एक काम करेंगे कि जो भी शेयर्स हैं रियल एस्टेट के, जहां पर दमदार रिटर्न मिले हैं, एक-एक करके उनको खंगालते हैं और टटोलते हैं। शुरुआत करेंगे डीएलएफ के साथ। आशीष जी, डीएलएफ जिस मार्केट में प्रोमिनेंटली ऑपरेट करती है, उसमें कई साल से एक चैलेंज रहा है कि ओवर सप्लाई की स्थिति रही है दिल्ली एनसीआर के इलाके में। लेकिन एनारॉक की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 2013 के बाद पहली बार जो बिना बिके घरों की जो संख्या है, पहली बार वो 1 लाख के नीचे आई है, और ये काफी कुछ कहता है। शेयर साल भर में डबल हो गया है। यहां से आप किस तरह की रफ्तार देख रहे हैं? जिनके पास है शेयर, क्या वो निवेशित रहें? जिनके पास नहीं है, क्या वो खरीद लें? देखिए, मैं तो काफी बुलिश हूँ डीएलएफ के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, और मेरा लक्ष्य तो इनफैक्ट 6 से 9 महीने के लिए करीब 1,000 रुपए का रहेगा। अब रीजन ये है कि इस साल में मेरा उम्मीद है करीब करीब 16,000 करोड़ के आसपास की उनकी बिक्री आएगी। जरूर न्यू लॉन्चेस में उनका स्लो था, बट अब वो सेकंड हाफ में वो अपने लॉन्चेस पिकअप कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा गुड़गांव में, नोएडा में जो उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो जिससे काफी जो कैश फ्लोज है रेसिडेंशियल सेगमेंट में और कॉमर्शियल जो उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, वहां पे विजिबिलिटी काफी अच्छी नजर आती है। तो मुझे नहीं लगता कि डीएलएफ में कोई बड़ा करेक्शन होगा। इसके अलावा डीएलएफ में यदि आप देखें तो 75% शेयर्स प्रमोटर के पास में, 10% एफआई जो कंटिन्यूस अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और उतने ही डीआईज के पास में जो भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो 5% का सिर्फ फ्लोटिंग स्टॉक डीएलएफ में जो रिटेल साइड पर है, तो जिसके कारण से मुझे लगता है कि ये स्टॉक हमेशा डिमांड में रहेगा, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बाय करते हैं तो हमेशा लीडर्स को सबसे पहले बाय करते हैं, और डीएलएफ क्योंकि लीडर है सेगमेंट का, तो बिल्कुल डीएलएफ को ऊपर नजर रखनी चाहिए। किसी भी करेक्शन में ऐड करने का ही मौका ढूंढना चाहिए। ठीक है, करेक्शन में ऐड करने का मौका खोजना चाहिए डीएलएफ को। एक साल में 950 रुपए का लक्ष्य डीएलएफ के शेयर को लेकर आगे बढ़ेंगे। और अब दिल्ली के बाद बात करेंगे मुंबई की, जहां का एक प्रमुख प्लेयर है मैक्रोटेक डेवलपर, जिसको कि आप लोढ़ा डेवलपर्स के नाम से जानते हैं। साल भर में ये शेयर भी डबल हुआ है, और अभी जो प्रीसेल्स के जो आंकड़े आए हैं, करीब करीब 3400 करोड़ रुपए की बिक्री की है मैक्रोटेक ने, और ये हाईएस्ट एवर है, अब तक की एक तिमाही की सबसे ज्यादा है। और अब इससे उम्मीद ये बढ़ गई है कि FY24 के लिए जो गाइडेंस दिया था मैक्रोटेक ने, निश्चित तौर पर उसको अचीव भी कर लेगा। मैक्रोटेक एक डोमिनेंट प्लेयर, आशीष जी, लग्जरी में प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं, लोअर परेल में जो लोग गए हैं या फिर जो वहां काम करते हैं उन्होंने देखे होंगे कि लोढ़ा किस स्केल पर काम करता है। क्या उम्मीदें आपकी हैं 2024 से, और क्या इसको भी पोर्टफोलियो बना के रखें? जिसके पास नहीं है, क्या वो खरीदने के बारे में सोचें? ये सिंपल बात ये है कि करीब कंपनी का मुनाफा करीब 500 करोड़ का था लास्ट ईयर में, और 750 के 350 के आसपास ऑलरेडी उन्होंने 6 महीने में कर लिया है। तो मुझे लगता है कम से कम 700 750 करोड़ का मुनाफा आपको मैक्रोटेक में भी देखने को मिलेगा। जो उनके रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं लॉन्च, उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। जो उनके डोंबिवली वडाला के प्रोजेक्ट्स हैं, और जो हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मैक्रोटेक का एक अच्छा पिक रहेगा लंबी अवधि के लिए। आज स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई भी छुआ, और थोड़ा सा उसके बाद क्योंकि पूरा रियलिटी सेक्टर में करेक्शन आया, तो इसमें भी करेक्शन है। पर करेक्शन में बिल्कुल आपको मौका ढूंढना चाहिए इस स्टॉक को भी बाय करने का। और इस स्टॉक में भी हमने देखा है पिछले एक साल में एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 13% से बढ़ा के 20% की है। जबकि आपने भी देखा हो तो एफआईज का जो नेट इनफ्लोज आने शुरू हुए पिछले कुछ महीने से शुरू हुए, पर डीआईज और एफआईज कंटिन्यूसली इन स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, जिसके कारण से आपको ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे भी नजर रखना चाहिए। इस स्टॉक में भी जो पब्लिक फ्लोट है बहुत कम है, तो ये स्टॉक भी आगे जाके आउट परफॉर्म करेगा। बाय करने की सलाह है।
ठीक है, बाय करने की सलाह है। एक साल में 1400 रुपए के आसपास के लक्ष्य आपको मैक्रोटेक में देखने को मिलेंगे। 1000 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर भी ट्रेड कर रहा है। अगला शेयर वो भी मुंबई से ज़्यादा ताल्लुक रखता है, लेकिन कंपनी अब और भी जो बड़े मार्केट्स हैं वहाँ पर एक्सपेंड कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को लेकर खबर आई थी कि इन्होंने 4 एकड़ ज़मीन खरीदी है बेंगलुरु में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और वो जो डील थी करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बताई जा रही थी। तो निश्चित तौर पर और मौके तलाश रही है। दिल्ली एनसीआर में भी गोदरेज के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो मुंबई से बाहर भी पकड़ काफ़ी साउंड है, और पिछले साल भर में 83% ये शेयर चला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज वैल्यूएशंस थोड़े से इसके महंगे दिख रहे हैं आशीष जी, क्या आपको भी? और इसमें आप किस तरह के पोटेंशियल देख रहे हैं अगर हम मौजूदा साल की बात करें, 2024 की बात करें तो? यदि दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो इनफैक्ट वैल्यूएशन काफी रिच है। और क्या है रीजन कि थोड़ा सा जो कंपनी ने इतने सारे जो लैंड एक्विजिशन किए हैं उसके कारण से डेट भी धीरे धीरे कंपनी का बढ़ गया है। तो इसलिए जरूर मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ, पर सबसे जो कम जो प्राइस अप्रिशिएशन का टारगेट है मेरा गोदरेज प्रॉपर्टीज पे है। जरूर इंस्टीट्यूशन की तरफ से इसमें बाय इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइम मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, और अभी करीब 7 नए प्रोजेक्ट, जैसे मैं बात कर रहा था पहले भी, इन कंपनीज ने काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, तो 7 इनके नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके कारण से कैश फ्लोज की विजिबिलिटी काफी है। पर चूंकि वैल्यूएशन रिच है तो इसलिए इसमें मेरा लक्ष्य करीब 10% ग्रोथ का इस साल का रहेगा। पर लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक भी ठीक है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए ठीक है। एक साल के लिए टारगेट 2500 रुपए का गोदरेज प्रॉपर्टीज। लेकिन एक और शेयर ओबरॉय रियल्टी, इसके वैल्यूएशंस पर ही शुरुआत करेंगे पहले आशीष जी। क्या ये सस्ते दिख रहे हैं? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, बाकी जो दिग्गज है जिनके जिनके जिक्र हमने किए उनके मुकाबले थोड़ा सा ये कम चला है। हालांकि इतना जरूर चला है कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत तेज रफ्तार इसकी भी रही है। 2024 में ओबरॉय रियल्टी से किस तरह की उम्मीदें हैं? भी देखा जाए तो 800 रुपए के लो से ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। 1550 का तो डबल ये स्टॉक हो भी गया। और कंपनी का परफॉर्मेंस भी यदि हम देखें तो पिछले क्वार्टर ओवर क्वार्टर काफी अच्छा रहा है। लास्ट जो 2 क्वार्टर में भी हमने देखा कि परफॉर्मेंस काफी स्टडी और ग्रोथ देखने को मिला है। बट बात ये है कि जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी काफी रिच है इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी। तो मुझे ये लगता है कि 20% का मैक्सिमम यहाँ पर एप्रिसिएशन पॉसिबल है ओबेरॉय रियलिटी में। उन्होंने उनका जो भी थाने प्रोजेक्ट आया है उसमें अच्छा रिस्पांस है। इसके अलावा इटर्निटी जो मुलुंड में है उसमें सेल्स की वेलोसिटी ठीक है, और 360 वेस्ट जो वर्ली में है यहाँ पर उसमें भी काफी सेल ट्रैक्शन है। बट क्योंकि वैल्यूएशन रिच है तो इसलिए जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो मुझे थोड़ा लिमिटेड ही यहाँ पे भी नजर आता है। ठीक है, थोड़ा सा लिमिटेड होगा प्राइस अप्रिशिएशन ओबरॉय रियल्टी में, लेकिन एक साल के लिए इसमें भी 1750 रुपए के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। अभी 1500 रुपए के आसपास के भाव हैं ओबरॉय रियल्टी के। मिड कैप साइज वाले जो शेयर हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, और शुरुआत करेंगे प्रेस्टीज एस्टेट से। इसको लेकर ये भी बेंगलोर बेस्ड ही ये कंपनी है। क्या कहेंगे आशीष जी, प्रेस्टीज एस्टेट क्या ये भी एक ठीक शेयर है या अपेक्षाकृत कम पसंद है? लेकिन इसके रिटर्न्स क्या हैं, ये पोटेंशियल क्या है, जरा ये बता दीजिए आप। ये पोटेंशियल तो ऐसा है कि लास्ट ईयर का मुनाफा 900 करोड़ और 6 महीने में ही 1200 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की है। और इसके अलावा इस कंपनी ने एक अपना चेंज ये किया है कि बैंगलोर के अलावा उन्होंने मुंबई में अच्छी तरह से एंट्री की है। तो आपने देखा हो महालक्ष्मी रेस कोर्स के सामने उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बीकेसी में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है इसके वो प्रेस्टीज स्टेट अब एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे प्रेस्टीज स्टेट में इस आने वाले समय में रहेंगे। करीब 13 मिलियन स्क्वायर फुट के प्रोजेक्ट उन्होंने पिछले 6 महीनों में लॉन्च किए हैं। और सारे प्राइम और प्रीमियर जो प्रोजेक्ट के हैं जहाँ पे बड़े कैश फ्लोज है वो इस टाइप के प्रोजेक्ट प्रेस्टीज के हैं। तो बाय की सलाह प्रेस्टीज में भी रहेगी। ठीक है, खरीदारी की सलाह प्रेस्टीज के शेयर में भी। अगला जो शेयर हमारे रडार पर है वो है फिनिक्स मिल्स का। कमर्शियल रियल एस्टेट में कंपनी ऑपरेट करती है
और अच्छी रफ्तार इसने भी दिखाई है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप धीरे धीरे करके 35-40 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि बेंगलुरु में इन्होंने अपना एक नया मॉल भी खोला है, फिनिक्स मिल्स, चूंकि एक्सपेंशन मोड में है। आशीष जी, क्या यहाँ पर भी और बेहतर समय की उम्मीद हम करके चलें 2024 में? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि ये बैंगलोर का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा सूरत में भी उनका एक मॉल लाइव होगा, तो जिसके कारण से इसके भी कैश फ्लोज आगे जाके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि लास्ट सितंबर क्वार्टर का जो रेवेन्यू था करीब 34% अप था, तो बिल्कुल इसे स्टॉक पे भी नजर रखनी चाहिए। और कमर्शियल एस्टेट जो मॉल पर्टिकुलरली उनका फोर्टे है, और जिस हिसाब से फुटफॉल मॉल्स में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके कैश फ्लोज और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज आगे आने वाले समय में रहेगा। तो इसलिए ये बाय की सलाह है। 20% का अप्रिसिएशन यहाँ पे भी बिल्कुल पॉसिबल है इस साल। ठीक है, 20% का अप्रिशिएशन आप फिनिक्स मिल्स में भी उम्मीद करके चल सकते हैं, 3,000 रुपए के लक्ष्य। अगला जो शेयर है हमारे लिस्ट में उसका नाम है शोभा डेवलपर्स। लेकिन चूंकि बहुत ही गजब की रफ्तार दिखाई है, साल भर में करीब 125% ये शेयर चला है शोभा डेवलपर्स का। तो क्या इसके वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो गए हैं, या फिर महंगी चीज भले ही है, आकर्षक है और अभी पोर्टफोलियो की शोभा ये बढ़ाती रहे, ये उम्मीद करके चलें? क्या रिटर्न्स इसमें एक्सपेक्ट करें आशीष जी? क्योंकि अगर हम देखें ऐसे रिटर्न, तो अगर कोई कंपनी 4-5 साल में भी अपने पैसे डबल कर दे तो भी अच्छा मानना चाहिए। ये तो साल भर में कहानी कुछ और कह रही है। बिल्कुल। और शोभा का इनफैक्ट अभी लास्ट क्वार्टरली आप अपडेट देखिए तो करीब 37% का इंक्रीज दिया है कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री में, जो ह्यूज, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं और इस टाइप का यदि एप्रिसिएशन और इस टाइप की यदि सेल्स की वेलोसिटी है, तो वो काफी पॉजिटिव ही मैं उसको काउंट करूंगा। और रिकॉर्ड सेल हुई है उनकी, ऑल टाइम हाई, तो बिल्कुल स्टॉक में भी आपको आगे जाके अच्छा अप्रिसिएशन दिखेगा। ओनली थिंग इज कि पिछले 2-3 दिन में स्टॉक में एक बड़ा रन अप ऑलरेडी आ चुका है, तो जिसके कारण से थोड़ा सा अब स्टॉक का कंसोलिडेट होगा। बट बिल्कुल 1600-1700 तक के लक्ष्य भी यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि अगला एक साल शोभा के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, 75% के आसपास के रिटर्न मिले हैं पिछले एक साल में, लेकिन 1,600 रुपए तक के लक्ष्य अगले एक साल में। आखिर में थोड़ा सा समय कम है आशीष जी, आपसे बहुत ही संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। 2 शेयर बच गए हैं, इसमें महिंद्रा लाइफ स्पेस है और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है। महिंद्रा लाइफ स्पेस ये भी एक्सपेंशन मोड में है, ज़मीन खरीदने की खबर कुछ दिनों पहले आई थी। ब्रिगेड भी फोकस में है। क्या यहाँ पर भी कन्विक्शन है आपका? महिंद्रा का तो जो वो अपना टारगेट कर रहे हैं कि अगले 5 साल में 5x उनको टर्नओवर करना है, और कॉमर्शियल और ये जो रेसिडेंशियल है, दोनों का एक अच्छा मिक्स है, अच्छे मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 575 रुपए के आसपास स्टॉक को खरीदा जा सकता है। करीब 700 रुपए का लक्ष्य से स्टॉक में रहेगा, और इन्होंने भी करीब 6 से 7 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसका काफी अच्छा कैश फ्लो अगले साल आएगा। और जहां तक ब्रिगेड की बात है, ये स्लो एंड स्टडी परफॉर्मर रहा है। करीब 900 रुपए के आसपास इस स्टॉक को भी बाय करने की सलाह है, और 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए। यदि आपको बैंगलोर मार्केट के लिए खेलना है प्योर प्ले, तो ब्रिगेड एक अच्छा सेक्टर, एक अच्छा स्टॉक रहेगा। परफेक्ट, ठीक है आशीष जी। क्विकली सर, 10 सेकेंड्स आखिर में, चूंकि 9 शेयर हो गए, मान लीजिए किसी को 2 शेयर अगर लेना हो, आप नाम लीजिए 2 शेयर, वो कौन से होने चाहिए? मेरी सलाह रहेगी कि डीएलएफ और शोभा डेवलपर्स, इन दोनों स्टॉक पे अभी भी बैठ किया जा सकता है। ठीक है, डीएलएफ, दिग्गजों में डीएलएफ, और मिड कैप में अगर बात करें तो शोभा, ये 2 शेयर आपके पोर्टफोलियो की रियल एस्टेट में शोभा बढ़ाने के लिए और आपको दमदार मुनाफा कमाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और इतने विस्तार से, तसल्ली से आज ये पूरी की पूरी चर्चा करने के लिए। और शरद का भी शुक्रिया कहेंगे, एक बेहतरीन ये टॉपिक चुनने के लिए और बहुत ही गहराई से उस पर रिसर्च लेकर आने के लिए हमारे दर्शकों की काम की। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।